हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यूल्यूमिनिसेंस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन्स की। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो मैंने एंडोक्राइनोलॉजी का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा ओवरव्यू दिया था। तो मैंने बोला था कि जिन लोगों को भी एक एक ग्लैंड पूरा डिटेल में समझना है वो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं वो ग्लैंड बताऊंगी पूरे डिटेल में। तो जो सबसे पहले मैंने अपनी ही चॉइस से उठाया है थायराइड ग्लैंड। तो आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके हार्मोन्स के बारे में, और वो हार्मोन्स कैसे बनते हैं उसके बारे में, और लास्ट उसके फंक्शंस के बारे में। तो बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। कुछ इस तरीके की थायराइड ग्लैंड दिखती है। एटाइमोलॉजी की बात करूँ कि थायराइड टर्म कहाँ से आया, क्यों उन्होंने थायराइड नाम रखा थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड जो टर्म है वो आया है कहाँ से, एक ग्रीक वर्ड जिसको कहते हैं हम थ्यूरियोज। थ्यूरियोज से ही आया है। थ्यूरियोज का मतलब होता है ऑब्लोंग शील्ड। जो ग्रीक लोग हुआ करते थे बैटल के लिए, वो एक शील्ड इस्तेमाल करते थे। ऑब्लोंग शील्ड जो हुआ करती थी वो कुछ ऐसी ही दिखती थी, मतलब उसमें इस तरीके के ग्रूव्स नहीं होते थे जैसे कि थायराइड ग्लैंड में होते हैं, बट वो एक ऑब्लोंग शेप की शील्ड हुआ करती थी। तो इसलिए उसी के बेस पर थायराइड ग्लैंड का नाम रख दिया गया थायराइड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन की। थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हम बोल सकते हैं रूट ऑफ द नेक, है ना। ये हमारे नेक में कहाँ प्रेजेंट होती है, इन्फीरियर टू द लैरिंग्स। तो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू कलर का पार्ट बनाया है समझ लीजिए ये लैरिंग्स है, और इससे इन्फीरियर यानी कि इससे नीचे की तरफ कौन प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड, जैसे कि आपको दिख रही है रेड कलर में वो प्रेजेंट है। ये तो हुआ इसका लोकेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें दो लोब्स होते हैं। इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, है ना। बटरफ्लाई शेप्ड क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ी बटरफ्लाई जैसे दिख रही है, टूटी फूटी बटरफ्लाई टाइप की ये दिख रही है। इसमें दो लोब्स होते हैं, मेजर दो लोब्स होते हैं, बट अगर क्लियरली काउंट किया जाए तो इसमें तीन तरीके के लोब्स गिने जा सकते हैं। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, और जो एक और लोब है उसे हम कहते हैं पिरामिडल लोब, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है ट्रेकिया के इधर। जैसे स्थमस जो है, स्थमस वो पार्ट होता है जो कि किसको जोड़ के रखता है, थायराइड के दोनों लोब्स यानी लेफ्ट और राइट लोब जो कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ उनको जोड़ के रखता है। उस पार्ट को हम कहते हैं स्थमस। स्थमस जो है वहाँ पर ये छोटा सा एक पार्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको हम कहते हैं पिरामिडल लोब। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या बताएंगे हम यहाँ पर, कि इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने अभी बताया कि इनको जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्थमस, जो ज्वाइन करता है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड का ये स्ट्रक्चर हो गया, लोकेशन हो गया, और उसकी इटियोलॉजी होगी। अब हम बात करेंगे कि थायराइड से कौन कौन से हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। तो थायराइड के तीन हार्मोन्स जो है उससे रिलीज होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन सी सेल्स होती है आगे हम ये बात करेंगे। तो जो पहले इस्थमस है, इस्थमस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपकी ट्रैकिया के जस्ट आगे। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आगे तरफ प्रेजेंट होता है इस्थमस। फिर इसके बाद जो है बात कर रहे हैं हम किसकी, हिस्टोलॉजी की, यानी सेल्स कैसे अरेंज्ड रहेगी यहाँ पर, थायराइड में कौन कौन से टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, किस सेल से क्या हार्मोन रिलीज होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सपोज ये एक छोटा सा सेगमेंट उठा रहे हैं हम थायराइड ग्लैंड का। इस छोटे से सेगमेंट में किस किस टाइप की सेल्स होती है ये बात करेंगे हम। तो यहाँ पर समझ लीजिए मैं उसका सेक्शन बता रही हूँ थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड में छोटे छोटे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं फॉलिकल्स की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो गोल गोल मैं बना रही हूँ यहाँ पर, यह है थायराइड का फॉलिकल, और जो ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो है सेल्स जो कि उस फॉलिकल से बाहर हैं। तो
सबसे पहले ये जो फॉलिकल हमने बनाया है कैसा, ये पूरा गोल है, इसके अंदर ये जो रेड कलर से मैं सेल्स बना रही हूँ इन्हें हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। क्योंकि ये फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इनको कहेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। और वो सेल्स जो फॉलिकल के बाहर प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहेंगे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो गोल पूरा, इसको हम कहेंगे फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। ये जो रेड कलर की है वो है फॉलिक्यूलर सेल्स। फिर इसके बाद जो ग्रीन कलर से मैंने डॉट डॉट बनाया है उसको हम कहते हैं थायरोग्लोब्युलिन। और ये थायरोग्लोब्युलिन जहाँ प्रेजेंट है बीच में उसे हम कहते हैं थायराइड कैविटी। और जैसा कि मैंने बताया ये फॉलिकल के बाहर की सेल्स हैं इसलिए इनको कहेंगे पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो यहाँ पर अलग अलग किस्म की सेल्स समझ में आ गई आपको कि दो तरीके की सेल्स है, एक है फॉलिकुलर सेल्स, एक है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो ये दोनों ही सेल्स अपने अपने हॉर्मोन्स रिलीज़ करती हैं। तो ये कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज़ करती हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कितनी तरीके की सेल्स हैं, दो तरीके की सेल्स हैं, पहली फॉलिक्यूलर और दूसरी पैराफॉलिक्यूलर। तो जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती है वो थायराइड के दो हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं T3 एंड T4। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी कि थायरॉक्सिन, या हम कह सकते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। फिर नेक्स्ट जो है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स वो कैल्सिटोनिन रिलीज करती हैं। कैल्सिटोनिन वो जो कैल्शियम बैलेंस में इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थायराइड की तो मेन हार्मोन हमारे होंगे T3 एंड T4। तो चलिए हम बात करते हैं उन दोनों हार्मोन्स के बारे में डिटेल में। हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज हुए हैं, यहाँ से दो रिलीज हो रहे हैं मेन हार्मोन जिनको हम कह रहे हैं T3 एंड T4। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कह सकते हैं। टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी टेट्रा यानी कि चार, आयोडो यानी कि आयोडीन और थायरोनिन यानी थायराइड का हार्मोन या थायराइड से बना हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थायरॉक्सिन और T3 दोनों ही टायरोसिन एनालॉग्स हैं, हम कह सकते हैं टायरोसिन डिराइव्ड हार्मोन है। जैसा कि अगर आपने हार्मोन्स का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक क्लास होती है टायरोसिन या अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स, तो उसमें आते हैं थायराइड के हार्मोन्स। तो ये टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से डिराइव होने वाले हार्मोन्स हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है थायरॉक्सिन का, जिसमें क्या होगा, ये जो फिनॉल रिंग्स हैं उनमें ये दोनों जो पोजिशंस है उसमें आई प्रेजेंट होगा। तो चार इसमें आयोडीन प्रेजेंट होंगे। और ट्राई आयोडोथायरोनिन में क्या होगा, सिर्फ 3 ही जगह आयोडीन प्रेजेंट होगा। वो भी कहाँ कहाँ, ये भी हम आपको इस स्ट्रक्चर में बता देते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये टॉपिक आपको फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी तीनों में ही आराम से प्रिपेयर कर सकेंगे आप ये वीडियो देखकर। तो ये है T3 का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक आई गायब है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हार्मोन्स हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन ये बनते कैसे हैं, इनका बायोसिंथेसिस थायराइड ग्लैंड के अंदर कैसे होता है। तो उसके लिए पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, हम बात करते हैं वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, आयोडाइड ट्रैपिंग होगी, यानी आयोडीन जो है या आयोडाइड जो है वो ट्रैप होगा थायराइड ग्लैंड के अंदर। फिर होगा उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, आयोडिनेशन होगा किसका, थायरोग्लोब्युलिन का। थायरोग्लोब्युलिन के अंदर कुछ टायरोसिन एनालॉग्स होंगे, उनका आयोडिनेशन होगा। फिर होगी कपलिंग, फिर होगा उसका कपलिंग होने के बाद में स्टोरेज और थायरॉक्सिन का रिलीज़, और लास्ट में क्या होगा, रिलीज़ होने के बाद में पेरीफेरल कन्वर्जन होगा, जिसमें T4 जो है कन्वर्ट हो जाएगा T3 में। ये है 5 स्टेप्स जिसमें कि पूरा बायोसिंथेसिस होगा किसका, T3 एंड T4 का। तो वन बाय वन हम अब इनकी बात कर लेते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
फर्स्ट स्टेप की। उसके लिए हमको थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी। सपोज़ ये एक फॉलिकल है थायराइड का, जिसको हम बड़ा करके यहाँ पर देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे सिंथेसिस हो रही है। तो ये जो है आसपास ब्लड वेसल्स होगी, इसके पास ब्लड सप्लाई होगी, तो वो ब्लड सप्लाई हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है? ब्लड सप्लाई है जो किसको जा रही है? थायराइड पर जा रही है। ये हो गए हमारे ब्लड वेसल। इसके नीचे फिर हम ड्रॉ करेंगे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में हम बनाएंगे फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर बनाएंगे फॉलिकुलर सेल। तो सपोज ये पूरा जो स्क्वायर, ये पूरा जो मैं बना रही हूँ रेक्टेंगल, ये हो गया आपकी थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर हम बना लेते हैं अब फॉलिकुलर सेल, जैसा कि यहाँ पर बनी हुई है। सपोज ये हो गई क्या? फॉलिकुलर सेल हो गई। इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि फॉलिकुलर सेल के अंदर ही जो है हॉर्मोन्स बनने हैं और वहाँ से रिलीज होने हैं। तो ये फॉलिकुलर सेल बन गई है। अब इसके अंदर जो है पूरी सिंथेसिस होगी, और इस सेल के इधर वाला जो पार्ट है नीचे वाला, जिसमें मैं ये डॉट डॉट बना रही हूँ, ये क्या है? ये कैविटी है। यहाँ हम कह सकते हैं फॉलिकल का ल्यूमेन है, इसी फॉलिकुलर कैविटी है, उसमें थायरोग्लोबुलिन है। तो ये हो गया क्या स्ट्रक्चर पूरा फॉलिकल का। तो ये ब्लड वेसल है, ये समझ लीजिए पूरा थायराइड ग्लैंड है, और इसके बाद यहाँ पर है ये पूरी फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल जो है वो क्या बनाएगी? T3 एंड T4 बनाएगी। और यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है वो कौन है? वो है आपका थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन जहाँ पर प्रेजेंट उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। ये फॉलिकुलर सेल में ही बनता है, और थ्रू एक्सोसाइटोसिस वहाँ से रिलीज हो जाता है कैविटी के अंदर। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है? ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड या आयोडाइड ट्रैपिंग। हम कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ऐसा आपने कई एड्स में देखा होगा। तो आयोडीन जो है वो हमारे बॉडी का ज़्यादातर आयोडीन थायराइड ग्लैंड में ही यूटिलाइज होता है, क्योंकि उससे आपको T3 और T4 का सिंथेसिस करना होता है। तो आयोडीन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में तो होगा नहीं ब्लड के अंदर, वो आयनिक फॉर्म में होगा। तो वो किस फॉर्म में रहता है? आयोडाइड फॉर्म में, यानी कि I- फॉर्म में। और यहाँ पर क्या होगा? ट्रैपिंग होगी, आयोडाइड की ट्रैपिंग होगी। कौन करेगा ये ट्रैपिंग? थायराइड ग्लैंड करेगी, क्योंकि उसको आयोडाइड की ज़रूरत है हार्मोन्स बनाने के लिए। तो वो क्या करेगी? ब्लड से आयोडाइड को अपनी तरफ ट्रैप कर लेगी। तो ट्रैप करने के लिए क्या होगा? एक हार्मोन काम करेगा अलग से यहाँ पर। कौन? TSH। TSH जो है वो इस आयोडाइड ट्रैपिंग को स्टिमुलेट करता है, उसके एक्शन से ज़्यादा आयोडाइड ट्रैपिंग होती है। और ये जो आयोडाइड है वो किस चैनल के मदद से फॉलिकुलर सेल में एंट्री करते हैं? फॉलिकुलर सेल जो है समझ लीजिए वो दो अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे एपिकल मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर प्रेजेंट है। जब भी आयोडाइड ट्रैपिंग होगी तो वो कैसे होगी? अपने आप ही नहीं हो जाती, यहाँ से अंदर जाना है किसको? आयोडाइड को। तो वो अपने आप नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा? किसी सिम्पोर्टर, किसी एंटीपोर्टर, किसी चैनल के मदद से जाएगा। तो वो चैनल का नाम है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। अब आयोडाइड जो है वो सेल में तो आ गया, लेकिन अब उसको कैविटी में आना है। और कैविटी में क्यों आना है? क्योंकि वहीं पर वो जो है थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगा। तो अब उसको एपिकल मेम्ब्रेन को भी पार करना है। तो एपिकल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए फिर से उसे किसी सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट या किसी चैनल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चैनल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? पेंड्रिन नाम का चैनल है। अब पेंड्रिन नाम का जो चैनल है, इसका क्वेश्चन CSIR नेट लाइफ साइंसेज में एक बार पूछा गया था कि जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर एपिकल मेम्ब्रेन पर, फॉलिकल के एपिकल मेम्ब्रेन पर कौन सा चैनल प्रेजेंट होता है जो कि आयोडाइड की ट्रैपिंग में हेल्प करता है? तो उसका नाम है पेंड्रिन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको याद रखनी है, ताकि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस पेपर्स जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें।
तो यहाँ पर आयोडाइड क्या करने दोनों चैनल्स को क्रॉस करके आप कहाँ आ चुके हैं, फॉलिकुलर कैविटी में आ चुके हैं। अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो आपका आयोडाइड था वो कैसे फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म में। अब वो उस फॉर्म में तो हार्मोन्स नहीं बना पाएगा, तो उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा एक्टिव आयोडीन स्पीशीज में। तो वो क्या करेगा, थायराइड पर ऑक्सीडेज नाम के एक एंजाइम की हेल्प लेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और वो 3 तरीके की स्पीशीज बना लेगा, I+, HOI और EOI। ये जो है एक्टिव आयोडीन स्पीशीज हैं, इनमें क्या होगा, आयोडीन रहेगा और ये आयोडीन हार्मोन सिंथेसिस में मदद करेगा। अब ये आयोडीन जो है ये बाइंड होना चाहेगा किससे, थायरोग्लोबुलिन पर प्रेजेंट टायरोसाइल रेसिड्यूज से, जो कि उसके सरफेस पर प्रेजेंट है। अब लेकिन TG यानी कि थायरोग्लोबुलिन कहाँ से आएगा, तो वो फॉलिकल सेल्स की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कन्वर्ट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, उससे रिलीज होगा और थ्रू एक्सोसाइटोसिस फॉलिकुलर कैविटी में आ जाएगा। और अब यहाँ पर क्या होगा, आयोडिनेशन। आयोडिनेशन किसका, जैसा कि मैंने बताया थायरोग्लोबुलिन के ऊपर जो टायरोसाइल मोएटीज प्रेजेंट हैं उनमें आयोडीन जो है कपल हो जाएगा, वो उनसे जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बना लेगा, 2 तरीके की केमिकल मोएटीज बनाएगा, MIT DIT। तो अब ये है सवाल उठता है कि MIT DIT है क्या। तो देखिए ये है आयोडीन, समझ लीजिए ये है थायरोग्लोबुलिन, उसके सरफेस पर प्रेजेंट है बहुत सारे टायरोसिल रेसिड्यूज, और इन पर जो है आयोडीन बाइंड हो गया। तो इन पर जब कभी 2 आयोडीन बाइंड होंगे तो बनेगा DIT, और जब एक आयोडीन बाइंड होगा तो बनेगा MIT। MIT मतलब क्या होगा, मोनो आयोडो टायरोसिन, और दूसरा होगा डाई आयोडो टायरोसिन। तो ये कैसे बनेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए ये बन गया MIT और यहाँ बन गया DIT। अब ये जो MIT DIT है ये आपस में कपलिंग करेंगे। तो समझ लीजिए MIT है, MIT के साथ में कौन जुड़ रहा है, एक और MIT। तो पहले हम लिख देते हैं MIT के साथ MIT, फिर DIT के साथ MIT, फिर MIT के साथ DIT, और फिर DIT के साथ DIT। इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 4। तो ये चारों अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। अब इन कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा क्या वो जानते हैं। तो जो MIT और MIT है वो तो बहुत ही अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होगा, तो वो बनेगा ही नहीं। DIT और MIT से मिलकर बनेगा T3, 2 और 1, 3 आयोडीन। तीसरा जो कि है क्या, MIT DIT, इससे बनेगा रिवर्स T3, और DIT DIT से T4। तो काम के कॉम्बिनेशन कौन से हुए, DIT MIT और DIT DIT, ये हुए कॉम्बिनेशंस। इनसे बन जाएंगे आपके कौन, T3 एंड T4। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके T3 एंड T4 बन गए। पर अगर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात और कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कैसे बन गए ये MIT और DIT। तो समझ लीजिए ये क्या है, ये आपका टायरोसिन है। टायरोसिन में क्या हुआ, ये एक I जुड़ा है, मतलब ये क्या है, MIT है, और दूसरा क्या है, ये एक और I जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, दो आयोडीन हो गया, यानी कि हो गया DIT। तो जब MIT से DIT जुड़ेगा तो क्या बनेगा, T3 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पूरा स्ट्रक्चर बना के बता देते हैं कि ये वाला जो है रिलीज़ हो जाएगा, इसका OH का H, और यहाँ से अमीनो एसिड वाला पोर्शन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ कितना, दोनों ही रिंग्स जो है एक ऑक्सीजन ब्रिज के साथ में मिलकर फ्यूज़ हो जाएगी, और आगे चल के एक ऐसा लंबा स्ट्रक्चर बना लेगी, और ये स्ट्रक्चर होगा हमारा T3 का। तो
T3 के स्ट्रक्चर में 3 आयोडीन प्रेजेंट होंगे। अब ये जो 3 आयोडीन प्रेजेंट है इसका मतलब ये T3 है। अगर मान लीजिए इस MIT ऊपर जो हमने MIT बनाया है उसकी जगह DIT होता, एक और आयोडीन प्रेजेंट होता, तो ये T3 ना बन करके क्या बनता, यहाँ पर होता I और ये बनता T4। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। इस तरीके से T3 एंड T4 बन जाते हैं किस पर, थायरोग्लोबुलिन के सरफेस पर। अब होता क्या है, अब ये जो है, ये जो कहानी है ये किसके मदद से हो रही है, ये थायराइड पर ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में ही चल रही है। ठीक, पर इसके बाद ये सब कलेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब स्टोर हो जाते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे थायरोग्लोबुलिन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर T3 T4 बन चुके हैं और ये सारे स्टोर हो गए। कहाँ स्टोर हो गए, फॉलिक्यूलर कैविटी के अंदर स्टोर हो गए। अब स्टोर होकर क्या करेंगे, ये स्टोर होकर जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये ग्लैंड से रिलीज होंगे। तो अब ये जो चीज़ है ये कब होगी, जब बॉडी को थायराइड के हार्मोन्स की ज़रूरत होगी, और वो कब, जब उनका लेवल या उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉडी में डाउन हो जाएगा। तो जो TSH है वो रिलीज़ होगा और थायराइड हार्मोन्स को सीक्रेट करवाएगा। तो तब तक क्या होगा, तब तक ये जो थायरोग्लोबुलिन है जिसमें कि T3 T4 बने हुए हैं वो कोलॉइड फॉर्म में फॉलिक्यूलर कैविटी में जमा होता रहेगा, और फिर जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो ये थ्रू एंडोसाइटोसिस फिर से फॉलिक्यूलर सेल के अंदर जाएगा और लाइसोसोमल एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज जो एंजाइम्स होते हैं उनके प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, इसका प्रोटीन पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। T3 T4 MIT DIT ये सभी अलग हो जाएंगे। तो जो T3 एंड T4 है वो तो सेल से बाहर चले जाएंगे और बॉडी में रिलीज हो जाएंगे, लेकिन जो MIT और DIT है उनका डीआयोडिनेशन हो जाएगा। डीआयोडिनेशन होने के कारण उनका जो आयोडीन है वो रिलीज हो जाएगा और फिर से इस सिंथेसिस में यूज़ होने लगेगा और उसका ही साइकिल चलता रहेगा। और दूसरी तरफ जो T3 एंड T4 है वो क्या करेंगे, सेल से बाहर चले जाएंगे और हमारी बॉडी में जाकर उनके जो भी नॉर्मल फंक्शंस हैं वो प्ले करने लगेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट जो चीज़ है वो क्या है, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू T3, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे बाहर निकल के T4 जो है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, T3 में। वो अपना एक आयोडीन रिलीज कर देता है। तो ये कैसे होगा, तो अब क्योंकि कन्वर्जन होना है T3 का T4 में, तो वो कैसे होगा, T3 में चार आयोडीन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी T4 में 4 आयोडीन प्रेजेंट होते हैं और T3 में 3। तो अब T4 में से एक आयोडीन रिलीज हो जाएगा, इसका मतलब कि T3 का डीआयोडिनेशन हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा किस में होती है, किडनी और लंग्स में होती है। किडनी और लंग्स में डीआयोडिनेशन सबसे ज़्यादा होता है T4 का। और ये जो कन्वर्जन है ये कौन सी ड्रग्स रोक सकती हैं, जैसे कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल नाम की ड्रग इस कन्वर्जन को रोक सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये GPAT 2021 में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस में क्या है, ये मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करी है। बात करें हम फंक्शंस की, तो सबसे पहले जो ऊपर आपको दिख रहा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे मेरे इन डायग्राम से, जो कि मैंने बहुत ही गंदे डायग्राम्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का जो बता रहा है कि ग्रोथ, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्रोथ में वो क्या क्या चीज़ों पर समझ लीजिए अपना एक्शन देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि नॉर्मल ग्रोथ जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन्स। अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। फिर उसके बाद करें अगर कैलोरी जेनेसिस की बात, तो जो BMR है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं थायराइड हार्मोन्स। और मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म में भी तीनों चीज़ों का मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो आमतौर पर समझ लीजिए ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का में जो ग्लूकोज है उसका अपटेक करवाते हैं,
यानी कि शुगर लेवल आपकी बॉडी का कम करते हैं। और दूसरा लिपिड्स का ब्रेक डाउन यानी कि लिपोलाइसिस करवाते हैं। बात करें हार्ट की, तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है, और जो हार्ट है उसका एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि हाइपर डायनामिक हार्ट की एक्टिविटी करवाते हैं थायराइड हार्मोन्स। फिर बात करते हैं CNS की, तो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में थायराइड की कमी हो जाती है तो वहाँ पर, जैसे कि क्रिटिनिज्म में हम पढ़ते हैं, अगर आप लोग को उसके लिए वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो उसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बच्चों का, अगर बचपन में ही उनके बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम बने तो। फिर बात करते हैं मसल्स की, तो मस्कुलर टोन के लिए बहुत ज़रूरी है थायराइड हार्मोन्स। नॉर्मल मस्कुलर टोन जो है उस थायराइड हार्मोन से आती है, तो अगर वो कम है तो फ्लैबी मसल्स हो जाती है। बात करें GIT की, जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्सिस है, उसको इंक्रीज़ करती है ये दोनों हार्मोन्स। फिर बात करें किडनी की, तो किडनी में डायूरेसिस तो कॉज नहीं करता है, लेकिन उसके भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ऐसे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है थायराइड हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जब भी इनकी कमी होती है तो रिप्रोडक्शन बहुत ही अफेक्ट होता है। और लास्ट जो है वो है क्या, हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। तो ब्लड फॉर्मेशन में भी ज़रूरी है, क्योंकि किडनी से डायरेक्टली रिलेटेड है, किडनी से इरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है, इरिथ्रोपोएटिन ज़रूरी है हीमेटोपोइसिस में। तो इसलिए इतने सारे फंक्शंस हैं थायराइड हार्मोन्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा इसमें, और वीडियो देखना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ।